नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है आज और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अटल जी को नमन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे हैं। अटल स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई है। तो आज अटल जी को याद किया जा रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर ये देश उन्हें स्मरण कर रहा है, उनके सिद्धांतों को, उनके संकल्पों को याद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अटल बिहारी को श्रद्धांजलि। अटल जी के नेतृत्व से भारत को बहुत लाभ हुआ है। अटल जी ने देश की प्रगति को बढ़ावा दिया है, कई क्षेत्रों को 21वीं सदी में ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कि मैं भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर उल्लेखनीय अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी के नेतृत्व से भारत को बहुत लाभ हुआ। अटल जी ने हमारे देश की प्रगति को बढ़ावा देने और कई क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की लगेगी आदमकद प्रतिमा, जहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होगा। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, तो दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे के जीएमयू के अटल कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा। तो दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे इस खास कार्यक्रम में। शाम 4 बजे के जीएमयू के अटल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी है और लिखा है कि आपके स्वस्थ जीवन व लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्म दिवस पर उनको बधाई दी है। अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। बांदा से अब खबर, सपा का आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। सपा के लोक जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 16 से 17 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल प्रथम सत्र की शुरुआत करेंगे। 17 अगस्त को अखिलेश यादव के भाषण से समापन होगा। जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजन होगा। तो मिशन 24 की तैयारी में जुटी है समाजवादी पार्टी और 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें सपा महासचिव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी शामिल होंगे और सपा अध्यक्ष के भाषण से ही समापन होगा इस पूरे कार्यक्रम का। तो इस दौरान रणनीति सौंपी जाएगी। 24 को लेकर कार्यकर्ताओं को बड़ा मूल मंत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दिया जाएगा। कई बड़े मुद्दे बीजेपी के खिलाफ लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है और इसी के मद्देनजर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी वो मुद्दे गूंजते हुए नजर आएंगे। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 2 दिवसीय ये पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी का। इस दौरान क्या कुछ खास होगा? किस तरीके से बड़े चेहरे नजर आएंगे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए?
जी बिल्कुल, आपको बता दें समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है और बांदा में ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। और समाजवादी पार्टी 2 दिन के लिए प्रशिक्षण शिविर लगा रही है, आज और कल, यानी कि 16 और 17 अगस्त को ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें आज पहले दिन समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव जाके शामिल होंगे और वो संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। कुल मिला के कहा जाए, प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर उनको तैयारियां कराई जा रही है कि किस तरीके से जनता के बीच जाना है और उनके साथ में कनेक्टिविटी बना के रखना है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है। और कल यानी कि जो दूसरा दिन होगा प्रशिक्षण शिविर का, उसमें अखिलेश यादव खुद बांदा जाएंगे और वहां पर जाकर जो अपने कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। तो कल अखिलेश यादव का संबोधन रहेगा समापन के साथ में, कल दूसरे दिन में। और ये तमाम जो प्रशिक्षण शिविर है, इससे पहले सीतापुर में, लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव ने प्रशिक्षण शिविर लगाया था और लगातार चल रहा है। ये पहले सत्र का दूसरा प्रशिक्षण शिविर है। आपको बता दें, लोकतंत्र का भविष्य और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है और ये मुद्दे उठाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के भविष्य को लेकर, किसानों की जो स्थिति है उसको लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये तमाम मुद्दे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था जो ध्वस्त हुई पड़ी है उसको लेकर, ये तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में जा रही है। और कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये पूरा का पूरा उद्देश्य है कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां रही हैं, जो उन्होंने वादे किए थे जो पूरे नहीं कर पाए हैं, वो जनता के बीच जाकर उनको बताना है। और समाजवादी पार्टी की जो उपलब्धियां रही थी जब उन्होंने सरकार में रहते हुए जो जनहित में काम किए थे, वो जनता तक पहुंचाने हैं। और हाल ही में समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ फॉर्मूले के तहत एक संकल्प पत्र भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने तमाम वादे किए थे कि अगर वो रहेंगे तो क्या कुछ वादे जो ठीक है स्कंदिता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां आज अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। तस्वीरें सामने हैं तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है और आज उनके सिद्धांत। लखनऊ से अब खबर, बीएसपी की बहुजन राज अधिकार यात्रा आज से शुरू होगी। राजस्थान के धौलपुर से आज यात्रा की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद करेंगे यात्रा का शुभारंभ। 16 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक चलेगी ये यात्रा। राज्यसभा सांसद राम गौतम भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद करेंगे यात्रा का शुभारंभ। 16 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक चलेगी यात्रा। राज्यसभा सांसद राम गौतम भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो राज्यसभा सांसद राम गौतम भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये विशेष बीएसपी की तरफ से अधिकार यात्रा, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। राजस्थान के धौलपुर से आज यात्रा की शुरुआत हो रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बीएसपी की यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है, क्या कुछ इस यात्रा में खास रहेगा? राजस्थान के धौलपुर से हो रही है शुरुआत। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा की ये यात्रा है और राज अधिकार यात्रा है, इस अधिकार के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो ये 16 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक इस यात्रा को चलाया जाएगा, जिसमें जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो इसकी शुरुआत करते नजर आएंगे। इसके राज्यसभा सांसद हैं राम जी गौतम, वो मौजूद रहेंगे। यानी साफ है कि जिस तरीके से 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है बसपा और वहां के लेकर के लगातार यात्राएं निकाली जा रही हैं। इस यात्रा के मकसद होगा साफ तौर पे अपना वोट बैंक मजबूत करना, क्योंकि साफ है कि जिस तरीके से 16 से 29 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान में बहुत से लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े बड़े नेता हैं, वो भी वहां पे जाकर के इसका संबोधन करेंगे, वहां पे प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट सीट होती है, क्योंकि बसपा ये चाहती है कि अगर विधानसभा चुनाव में हम अगर अच्छे से काम करते हैं, वो अच्छी सीटें निकाल के लाते हैं, तो लोकसभा चुनाव की जो हमारी तैयारियां हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस मिलेगा, उससे ज्यादा मदद मिलेगी हमें। उसको लेकर के ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण होती है बसपा के लिए, क्योंकि अपना अधिकार वहां पे पाना चाहती है और अधिकार यात्रा इसी के नाम से वो एक ये जो यात्रा है उस पार्क में आयोजित होगा कार्यक्रम। दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री संजय निषाद ने आयोजित किया है ये कार्यक्रम।
तो निषाद समाज पार्टी आज दिखाएगी अपनी ताकत। दोनों डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री संजय निषाद ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। अपनी ताकत आज निषाद पार्टी दिखाएगी। तो निषाद समाज पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में कार्यक्रम आयोजित होगा और इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल रहेंगे। मंत्री संजय निषाद ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। तो निषाद समाज पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। आज निषाद पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी 8वां स्थापना दिवस के मौके पर। तो कई बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में नजर आएंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, निषाद समाज पार्टी आज अपनी ताकत दिखाने जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम के जरिए क्या तैयारियां हैं? जैसे निषाद पार्टी का 8वां स्थापना दिवस आज बड़े भव्यता के साथ दिग्विजयनाथ पार्क में मनाया जाएगा। अभी बीते दिनों निषाद के विरोध में जयप्रकाश निषाद जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे, उन्होंने निषाद कुंभ का आयोजन किया था। आज उसी स्थान पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद द्वारा 8वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे नजर आए। खासतौर से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उसमें नजर आएंगे। खासतौर से पूरी तैयारी कर ली गई है भव्यता के साथ कार्यक्रम मनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, कई सांसद इस मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, आज इस पूरे कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं निषाद समाज पार्टी अपनी ताकत भी दिखाने का प्रयास करेगी। ठीक है हरेंद्र, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आज से खोला जाएगा अमृत उद्यान, जहां 1 महीने के लिए खोला जाएगा अमृत उद्यान। पहली बार उद्यान 1 साल में दूसरी बार खुलेगा। तो राष्ट्रपति भवन में है अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग होगी। उद्यान में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। राष्ट्रपति ने सोमवार को किया था अमृत उद्यान का दौरा। तो पहली बार उद्यान 1 साल में दूसरी बार खुलेगा। सोमवार को किया था अमृत उद्यान का दौरा राष्ट्रपति जी ने। तो उद्यान में प्रवेश रहेगा निःशुल्क। तो वेबसाइट के जरिए बुकिंग हो सकेगी। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से ये बुकिंग उपलब्ध रहेगी। तो अमृत उद्यान को खोला जाएगा और इसकी बुकिंग वेबसाइट के जरिए होगी। निःशुल्क रहेगा ये। लखनऊ से अगली खबर, अपराधियों पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी। अपराधियों के क्राइम का डेटा ऐप पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयार कर रही है त्रिनेत्र ऐप। नो योर क्रिमिनल के जरिए ऐप दिखाएगा हिस्ट्री। अपराधी का पूरा रिकॉर्ड ऐप पर उपलब्ध होगा, जहां नाम, उंगलियों के निशान, रेटिना और जन्म तिथि भी होगी। तो अपराध के साथ मिली सजा, इनाम की राशि की भी जानकारी होगी। तो 75 जिलों में अपराधियों की दर्ज हो रही है हिस्ट्री। जहां यूपी में अपराध करने वाले अब दूसरे प्रदेशों के अपराधियों का भी डाटा तैयार होगा। त्रिनेत्र ऐप पर डेटा अपलोड होने के बाद पुलिस इसकी मॉनिटरिंग करेगी। यूपी में अपराध करने वालों के लिए अब त्रिनेत्र ऐप के जरिए उनका पूरा डेटा उसमें ही रखा जाएगा। नोएडा में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेन समाज ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। सैकड़ों युवाओं ने 131 मीटर का तिरंगा लेकर यात्रा का शुभारंभ किया। भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सेक्टर 82 स्थित फूल मंडी से किया गया। कुलसरा घंटा चौक होते हुए सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। हर तरफ वंदे मातरम और भारत माता के नारों के साथ पूरा शहर गूंज उठा। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और स्थानीय लोग इस यात्रा में शामिल थे।
शामली जनपद में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। शामली के प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक और पूर्व विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता ध्वजारोहण के समय शामिल हुए। शामली के कई जगहों पर बीजेपी नेता और प्रशासन द्वारा ध्वजारोहण किया गया और इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। स्वतंत्रता दिलाने में जिस तरह का योगदान रहा उसके बारे में बताया गया। लेकिन खबर यह है कि प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने शामली हनुमान धाम पर उल्टा तिरंगा फहरा दिया। जहां उल्टा लगा तिरंगा फहराते हुए मंत्रियों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चर्चा है कि बीजेपी नेताओं को तिरंगा के उल्टा होने की जानकारी नहीं थी। इस दौरान मौके पर शामली जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व एसपी शामली अभिषेक जहा सहित शामली के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल यह कार्यक्रम शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान धाम पर हुआ, जहां पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हनुमान धाम की कमेटी ने शामली प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक सहित अन्य नेताओं और प्रशासन के सभी अधिकारियों को आमंत्रित किया था। जब अधिकारियों को इस बात की जानकारी लगी तो आनन फानन में एडीएम संतोष कुमार ने तिरंगे को नीचे उतरवाया और वहां से चलते बने। फिलहाल भाजपा नेताओं द्वारा उल्टा तिरंगा लहराने का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां पूरे देश भर में खुशियां मनाई गईं, तो वहीं गोरखपुर में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस कड़ी में गोरखपुर बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय से भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जिसे सांसद रवि किशन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद कार्यकर्ताओं और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ जमकर झूमते नजर आए। अब खबर संभल से है, जहां पर पारिवारिक कलह के चलते कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक कांस्टेबल की पत्नी भी पुलिस विभाग में कांस्टेबल है और दोनों के बीच मानसिक तनाव के चलते कांस्टेबल ने यह कदम उठाया है। यार रुक से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर की ओर, जहां राजधानी दिल्ली में फिर उफान पर यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हो चुके हैं। सुबह 5 बजे 205.43 मीटर पर पहुंचा है जलस्तर। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते जलस्तर बढ़ रहा है। तो मौजूदा जलस्तर 205 है, तो खतरे के निशान के पार है। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर एक बार फिर से उफान पर है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में खास तौर से तो यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। मौजूदा जलस्तर खतरे के निशान के पार है, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार उफान पर है। मौजूदा जलस्तर 205.43 मीटर खतरे के निशान के पार है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी लोग सुरक्षित स्थानों पर ही बने हुए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, यमुना का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश भी हो रही है। क्या कुछ फिलहाल स्थितियां बनी हुई हैं ग्राउंड जीरो पर? पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि किस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ा था, उससे तमाम लोग प्रभावित हुए थे और आज की जब बात करें तो पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है, उसका असर पुराने पुल के पास में मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखा देंगे किस तरीके से यहाँ पे यमुना नदी के का जो जलस्तर है उसमें उफान कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। पानी में जो उफान है वो देखने को आपको मिल रहा होगा। इसके अलावा हम जलस्तर की बात करें तो करीब 205.43 मीटर के आसपास यमुना नदी का जलस्तर हो गया है और ये वार्निंग लेवल से ऊपर बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी इस पुल पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये जो पुल है अभी भी पुल जो है वो अभी भी कहीं न कहीं चल रहा है, जो ट्रैफिक है इस पे वो चल रहा है। इस लिहाज की बात से अंदाजा लगाया कि अभी वो स्थितियां नहीं बनी है कि किसी तरीके से लोगों को सुरक्षित
स्थानों पर पहुंचाया जाए। और अभी भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि पुल के नीचे रहने के लिए जो लोग मजबूर हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो सीधे तौर पे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है कोई व्यक्ति तो वो यही व्यक्ति होता है, क्योंकि थोड़ा से भी अगर जलस्तर बढ़ता है तो सीधे तौर पे इन लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो अपने सामानों को भी यहाँ से हटा रहे हैं। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन का कहना है कि उस तरीके की स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और आप आगे नजर डालेंगे कि तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मीटर बना रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो लोग आसपास यानी कि निचले इलाके में रहते हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। देखिए पीयूष, मैं वहां पर लोग भी देख पा रही हूँ, कोशिश कीजिए उनसे बात कीजिए किस तरीके से परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, हम आपको पहले तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर स्कूल नहीं जाते हो, क्यों स्कूल नहीं जाती हो? पापा नहीं मिलते हैं। पानी की वजह से कोई दिक्कत होती है आप लोगों को? पानी जो बढ़ रहा है इससे दिक्कत होती है? क्या दिक्कत होती है? सामान हटाना पड़ता है। तो लोग आते हैं मदद करने के लिए? पापा रात को आते हैं फैक्ट्री से काम करके और सामान हटा के ऊपर लेके चले जाते हैं। यहाँ पे खाना वाना बनाने में दिक्कत होती है आपके परिवार को, मम्मी पापा को? अच्छा, अधिकारी कोई आता है मदद करने के लिए? खाना लेकर बाहर से लोग आते हैं कोई? बिल्कुल, देखिए पीयूष, ये छोटी बच्ची भी बता रही है कि किस तरीके से परेशानी हो रही है, जबकि अभी समझ का लेवल उसका उस कदर नहीं बढ़ा है। छोटी सी उम्र में भी वो समझ पा रही है कि कितनी परेशानियां हो रही हैं। और प्रशासन भी लगातार राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उफान पर है यमुना का जलस्तर। ये अपने आप में भयावह बने हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि यमुना का जलस्तर घटे ताकि निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनकी परेशानियां थोड़ी कम हो। प्रशासन की भी यही कोशिश है। पीयूष, देखिए जो लोग राहत शिविर में रह रहे हैं और वहीं पर रहने को मजबूर हैं, कितना समय और लग सकता है उनको वहां पर, क्योंकि यमुना का जलस्तर जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, पहले आप स्थितियां देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो स्थितियां हैं वो बनी हुई है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो इस पुल के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि मरम्मत का कार्य भी एक तरफ चल रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे अव्यवस्था ना फैले। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पे तमाम लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। आप लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ। क्या पानी बढ़ रहा है? कब से ये पानी बढ़ रहा है? पानी कल से बढ़ रहा हो। कल से बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से आप लोगों को कुछ मदद दी जा रही है? खाने पीने की व्यवस्थाएं कुछ की जा रही कि नहीं की जा रही? नहीं, कोई नहीं, अधिकारी कोई नहीं है आप लोग? हम लोग रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा आप लोग चलाते हैं? यहीं पे रहते हैं आप? हाँ। पानी बढ़ रहा है तो आप लोग कैसे ऊपर चले जाते हैं अगर पानी खतरा बढ़ता है? पानी अभी तक तो यहाँ तक पानी था, अभी 15-20 दिन पहले हम लोग ऊपर चले गए थे। हम ऊपर रहते थे, खाना पीना तब मिलता था। रात से पानी बढ़ रहा है, इस वजह से कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं हो रही। परेशानी फिलहाल नहीं हो रही है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आप लोग ऊपरी इलाके में चले जाइए अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है या पानी बढ़ रहा है। नहीं, वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं हो रही है। पानी बढ़ जाता तो ऊपर बात जाते हैं। प्रशासन के लोग आप लोगों से बातचीत करने के लिए आए थे? नहीं, बातचीत तो कुछ नहीं करी। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आप सुन रही हैं कि अभी वो स्थितियां फिलहाल बनी नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि प्रशासन की ओर से यही कोशिश की जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति बने तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद रहें। और उसी कड़ी में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप एक तरफ नज़र डालेंगे कि तमाम जो लोग हैं, अधिकारी हैं, दस्तावेज लेकर भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो चूँकि ऊपर इन लोगों को रिपोर्ट करनी होती है और यहाँ पे मीटर से तमाम जो जलस्तर है वो भी मापा जा रहा है और निश्चित रूप से एहतियातन प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि प्रशासन की ओर से यही कोशिश की जा रही है
कि जो हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात है कि उस लिहाज से पानी उतना नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब उस दौर में आपने देखा करीब 10 से 15 दिन पहले कि लाखों क्यूसेक जो पानी है, लीटर क्यूसेक जो पानी है, वो कहीं ना कहीं हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो करीब 70,000 क्यूसेक पानी ही कहीं ना कहीं छोड़ा गया है। तो उतना प्रभावित लोग नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वार्निंग लेवल से ऊपर यमुना का जलस्तर जरूर चला गया है और इसको देखते हुए बिल्कुल देखिए लोग अपनी परेशानियों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। पीयूष, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर से अब खबर, निषाद समाज पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है आज। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। तो मंत्री संजय निषाद ने आयोजित किया है ये कार्यक्रम और इसके जरिए निषाद समाज पार्टी आज अपनी ताकत दिखाएगी। तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद समाज पार्टी का आज 8वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर मंत्री संजय निषाद ने खास आयोजन रखा है गोरखपुर में, जिस दौरान दोनों ही डिप्टी सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे और मंत्री संजय निषाद इस कार्यक्रम के जरिए बड़ा संदेश देने का प्रयास भी करेंगे। निषाद समाज पार्टी मजबूती के साथ आगे कैसे बढ़ेगी, इसको लेकर भी बड़ी बातें वो कह सकते हैं। लेकिन ये विशेष कार्यक्रम आज रखा गया है 8वें स्थापना दिवस के मौके पर। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए आज ये खास कार्यक्रम है, संजय निषाद का खास इस कार्यक्रम में क्या संदेश दे सकते हैं? बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है और मजबूती के साथ 24 के लिए भी सजग है। हरेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद हरेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें निषाद समाज पार्टी आज इस कार्यक्रम के जरिए अपनी ताकत दिखाने का भी प्रयास करेगी और दोनों डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 8वां स्थापना दिवस है निषाद पार्टी का। अपडेट लेते हैं, हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए बड़ा कार्यक्रम है आज निषाद समाज पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है, किस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है मंच पर को भी बड़े भव्यता के साथ सजाया गया है। राज्य की मूर्ति और इसी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के साथ कई वरिष्ठ कार्यकर्ता इस मंच पर दिखाई देते नजर आएंगे और पंडाल में भी देखा जा सकता है, पंडाल के बड़े भव्यता के साथ सजाया गया है। प्रदेश के विभिन्न जगहों से पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आइए कुछ कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए हरेंद्र तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। निषाद समाज पार्टी का आज 8वां स्थापना दिवस है, लोगों के चेहरों पर मुस्कान है और निषाद समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे, खुद संजय निषाद शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। तो बड़ी तैयारी है आज इस पूरे कार्यक्रम को मनाने की। इस मौके पर बड़ा संदेश भी दिया जाएगा आने वाले चुनावों के लिए। बड़ी हुंकार भी भरते आज निषाद समाज पार्टी नजर आएगी। तो महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और किस तरीके से उनके चेहरे पर भी खुशी है। आज 8वें स्थापना दिवस के रूप में निषाद समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के साथ ये जश्न मना रही है और इस पूरे कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां पूरे देश भर में खुशियां मनाई गई, तो वहीं गोरखपुर में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस कड़ी में गोरखपुर बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय से भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जिसे सांसद रवि किशन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद कार्यकर्ताओं और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ जमकर झूमते नजर आए।
अब खबर संभल से है, जहां पर पारिवारिक कलह के चलते कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक कांस्टेबल की पत्नी भी पुलिस विभाग में कांस्टेबल है और दोनों के बीच मानसिक तनाव के चलते कांस्टेबल ने ये कदम उठाया है। तो पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या की है कांस्टेबल ने और प्रथम दृष्टया यही निकलकर सामने आ रहा है कि पारिवारिक कलह था। थाना संभल कोतवाली स्थित दुर्गा कॉलोनी में रजत चौधरी 18 बैच का आरक्षी, जो कि वर्तमान में जिला संभल में न्यायालय सुरक्षा में तैनात था और मूलतः चांदपुर बिजनौर का निवासी है, ने अपने निजी आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तुरंत थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा फील्ड यूनिट को बुलाकर वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। परिजनों को सूचना दी गई और इसमें पंचायतनामा भरते हुए तो संभल से ये खबर है, जहां कांस्टेबल ने आत्महत्या की है। वजह बताई जा रही है पारिवारिक कलह, जिसके चलते ये आत्महत्या की गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ खबर है? ये बताया जा रहा है कांस्टेबल ने आत्महत्या की है पारिवारिक कलह की वजह से। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये सदर कोतवाली इलाके में दुर्गा कॉलोनी है, वहाँ पर एक जो कि न्यायिक ये वहाँ पर पोस्टिंग थी, उसके बाद ये किराए पर मकान में रह रहा था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वहाँ इसने अपनी आत्महत्या की है, इसके परिजन आए हैं। परिजनों का कहना है कि इसके पारिवारिक रंजिश चल रही थी। इसकी बीवी वो भी कांस्टेबल है और उससे विवाह चल रहा था। इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला जो है मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिससे कि मानसिक तनाव में रह रहा था। उसी के चलते इसने कदम उठाया है। फिलहाल उसकी जिस तरह से हत्या के बाद आत्महत्या जिसने की है, उसके बाद पुलिस प्रशासन आई है, जांच पड़ताल कर रही है। इसकी सबको पीएम को भेज दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका। लखनऊ से अब खबर, अपराधियों पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी। अपराधियों के क्राइम का डेटा ऐप पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयार कर रही है त्रिनेत्र ऐप। नो योर क्रिमिनल के जरिए ऐप हिस्ट्री दिखाएगा। अपराधी का पूरा रिकॉर्ड ऐप पर उपलब्ध होगा। नाम, उंगलियों के निशान, रेटिना और जन्म तिथि होगी। तो अपराध के साथ मिली सजा, इनाम की भी जानकारी होगी। 75 जिलों में अपराधियों की दर्ज हो रही है हिस्ट्री, जहां यूपी में अपराध करने वाले दूसरे प्रदेशों के अपराधियों का भी डेटा होगा। तो त्रिनेत्र ऐप पर डेटा अपलोड होने के बाद पुलिस मॉनिटरिंग करेगी। तो त्रिनेत्र ऐप पर अपराधियों का डेटा होगा। 75 जिलों में अपराधियों की दर्ज हो रही है हिस्ट्री। तो यूपी में अपराध करने वाले दूसरे प्रदेशों के अपराधियों का भी डेटा तैयार होगा। त्रिनेत्र ऐप पर डेटा अपलोड होने के बाद पुलिस मॉनिटरिंग करेगी। नोएडा में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेन समाज ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। सैकड़ों युवाओं ने 131 मीटर का तिरंगा लेकर यात्रा का शुभारंभ किया। भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सेक्टर 82 स्थित फूल मंडी से किया गया, जहां कुलेसरा, घंटा चौक होते हुए सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। हर तरफ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा शहर गूंज उठा। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और स्थानीय लोग इस यात्रा में शामिल हुए। शामली जनपद में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शामली के प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक, पूर्व विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता ध्वजारोहण के समय शामिल हुए। शामली के कई जगहों पर बीजेपी नेताओं और प्रशासन द्वारा ध्वजारोहण किया गया और इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। स्वतंत्रता दिलाने में जिस तरह से योगदान रहा उसके बारे में बताया गया। लेकिन खबर है कि प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने शामली हनुमान धाम पर उल्टा टंगा तिरंगा फहराया है। उल्टा लगा तिरंगा फहराते हुए मंत्रियों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
चर्चा है कि बीजेपी नेताओं को तिरंगे के उल्टा होने की जानकारी नहीं थी। इस दौरान मौके पर शामली जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व एसपी शामली अभिषेक झा सहित शामली के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल ये कार्यक्रम शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान धाम पर हुआ, जहां पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हनुमान धाम की कमेटी ने शामली प्रभारी मंत्री दिनेश खटिक सहित अन्य नेताओं व प्रशासन के सभी अधिकारियों को आमंत्रित किया था। जब अधिकारियों को इस बात की जानकारी लगी तो आनन फानन में एडीएम संतोष कुमार ने तिरंगे को नीचे उतरवाया और वहां से चलते बने। फिलहाल भाजपा नेताओं द्वारा उल्टा तिरंगा लहराने का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। तो आजादी के जश्न के बीच ये बड़ी वीडियो सामने आई है, जिस वीडियो में उल्टा टंगा हुआ तिरंगा फहरा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जानकारी में नहीं था, लेकिन अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है कि उल्टा तिरंगा फहराया गया है। तो जहां एक तरफ धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस बीच ये बड़ी लापरवाही हुई है। तो धूमधाम से मनाया गया है 77वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन इस दौरान शामली में चूक भी हुई है इसे मनाते वक्त, जहां उल्टा टंगा झंडा फहराया गया। जैसे ही इसे नोटिस किया गया, झंडा उतरवाया गया। स्वतंत्रता दिवस का जश्न अल्मोड़ा में भी मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी और एनसीसी के कैडेट द्वारा देशभक्ति के नारों से गुंजायमान प्रभात फेरी पूरे शहर में निकाली गई। इस प्रभात फेरी में अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा, पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी सहित कई प्रतिनिधियों ने शिरकत की। देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज अल्मोड़ा शहर में भी सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकाली गई है और बच्चों में काफ़ी उत्साह है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह अक्षुण तरीके से ये स्वतंत्रता दिवस लगातार हम मनाते रहें और हमारे आने वाली पीढ़ी इसको लगातार और जोर शोर से आगे बढ़ाती रहे। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि आज ही के दिन ये देश हमारा स्वतंत्र हुआ था। और मैं उन वीर सैनिकों को, उन महान स्वतंत्रता सेनानी को जो ज्ञात है उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक इस देश की आज़ादी में इस अल्मोड़े का अपना विशेष योगदान रहा है, चाहे हमारी सल्ट की गाथा हो, चाहे हमारे जयती धामदेव का हो, चाहे हमारे चौनौदा का हो। और इसमें इस स्वतंत्रता और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।